नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज भरे मन से चंडी पाठ क्यों करना पड़ गया? नंदीग्राम का धार्मिक संग्राम क्या है, जहां पर वो अपने ही पुराने सिपह सालार से दो दो हाथ करने जा रही हैं? कोलकाता के अग्निकांड में नक्शे की सियासत। फिक्र यह है कि चुनाव से पहले होने वाली सारी घटनाएं पार्टियों के चश्मे से क्यों देखे जाने लगती हैं? इसे अग्निकांड के पीड़ितों की पीड़ा से समझना होगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज जाना पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी ने किसी सीएम को समय से पहले हटाया है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। और बात मराठा आरक्षण से शुरू हुए एक नए विवाद की, जिसमें करीब 3 दशक के बाद भी ठोस आधार गायब नजर आता है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरक्षण तय करने के लिए जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? आपको एक बात और समझना चाहिए कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तब डीजल और पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है? आखिर चुनाव की घोषणा के बाद तेल कंपनियां किस आचार संहिता का पालन कर रही हैं? सबसे पहले फिक्र मुख्यमंत्री की कुर्सी की। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस तेज होती जा रही है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल पूरा करने से 1 साल पहले छुट्टी हो गई। आप पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के 2 मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में अपनी राजनीति को नई धार दी। उन्होंने भरे मन से चंडी पाठ किया और उसके बाद मजार पर भी गई। जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज अचानक विदाई हो गई। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज हम उत्तराखंड के इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जय श्री राम के नारे वाले बंगाल में चंडी पाठ की वजह समझते हैं। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली की। मन से कहा कि मेरे साथ हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश मत कीजिए, और स्टेज से ही चंडी पाठ किया। क्या ममता बनर्जी आज हिंदुत्व की राजनीति के अलग अवतार में सामने आई? और क्या ये अवतार पश्चिम बंगाल के चुनाव को जय श्री राम बनाम मां दुर्गा का रूप देने की कोशिश कर रहा है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इनको पूजा पाठ करना आता है, इसको लेकर किसी को डाउट वैसे था नहीं। हमारे देश के संविधान ने हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। साथ ही हर नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य भी है कि वो अपने धर्म के मुताबिक आचरण करते हुए दूसरों के धर्म का भी सम्मान करे। लेकिन इसी अधिकार और कर्तव्य के मायने नेताओं के लिए बदल जाते हैं। खासतौर पर जब चुनावी मौसम होता है, तब वो खुद को धार्मिक दिखाना अपना परम धर्म मान लेते हैं। याद कीजिए, यही ममता बनर्जी जिन्हें दुर्गा पूजा के विसर्जन के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनने को मिली थी कि आपके किसी फैसले से 2 समुदायों के बीच दरार नहीं पड़नी चाहिए, और वो भी लगातार 2 साल। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज भरी सभा में चंडी का पाठ करना हिंदुत्व का प्रमाण देने की कोशिश है? क्या यह चुनाव की राजनीति का दबाव है? और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमो। नंदीग्राम के मंच पर आज ममता बनर्जी का पूरा जोर हिंदू और हिंदुत्व पर रहा। ममता बनर्जी ने कहा कोई उन्हें हिंदुत्व ना सिखाए, रोज सुबह घर से चंडी पाठ करके निकलती हैं, हिम्मत है तो कोई प्रतियोगिता करके देख ले। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी और उसके एक दिन बाद यानी 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन उनकी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 70% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन बाकी का 30% मुस्लिम वोटर यहाँ निर्णायक साबित होता है। कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के गठबंधन ने इस बार नंदीग्राम से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो आखिर मुसलमान मतदाता किधर जाएगा? क्या वो ममता बनर्जी की तरफ जाएगा? वर्ष 2011 और 2016 में नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। पिछले चुनाव के आंकड़े कहते हैं कि नंदीग्राम में मुस्लिम वोटों की भूमिका निर्णायक होती है। 2006 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पहले और दूसरे दोनों स्थानों पर मुस्लिम प्रत्याशी थे और हार जीत का अंतर करीब 3% ही था। लेकिन 2011 में टीएमसी के मुस्लिम प्रत्याशी ने लेफ्ट फ्रंट के हिंदू उम्मीदवार को हराया था और उस वर्ष जीत का अंतर 26% पहुंच गया था। इसी तरह 2016 में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 2011 से भी 60% ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार लेफ्ट फ्रंट की अगुवाई वाले मोर्चे ने नंदीग्राम में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो क्या ये मान लिया जाए कि वोटिंग के ठीक पहले ममता बनर्जी सोच समझकर अपनी रणनीति बदल रही हैं? अगर ये खड़ा करते हैं तो कुछ मुस्लिम मतदाता उस उम्मीदवार की तरफ जा सकता है, कितना जाएंगे वो देखना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इससे ममता बनर्जी के लिए ज्यादा कुछ परेशानी होगा। लेकिन चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो एक माहौल बनता है, माहौल के कारण भी आज का स्थिति भविष्य में बदल भी सकते हैं। तो बंगाल के चुनावी मैदान श्री राम के नाम चले या उनकी आराध्य मां दुर्गा का, एक खबर ये भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चुनाव में जय श्री राम के नारे पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने ऐसे नारे लगाने वाली पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, मजेदार बात यह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने जमकर कैंपेनिंग की थी और अब दोनों बीजेपी में। जब मौसम चुनाव का होता है तो राजनीतिक दलों को हर गलती दूसरे खेमे में दिखाई देती है और पश्चिम बंगाल में तो जैसे इसकी परंपरा ही शुरू हो गई है। कोलकाता में रेलवे की बिल्डिंग में कल जो आग लगी उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि इन 9 कीमती जानों की जिम्मेदारी किसकी बनती है। सवाल यह भी है, किसी पड़ताल से पहले एक अफसोसनाक घटना पर सियासत कैसे हो सकती है? जैसे ही हादसा हुआ, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। বিল্ডিংয়ের প্ল্যান থাকলে সেটা থেকে চটপট ধরা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোনো কোঅপারেশন পাওয়া যায়নি বলেই আমাকে আমার সতীর্থ সুজিত বোস জানালেন। যাই হোক, দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। ममता बनर्जी का कहना है कि हादसे के बाद मौके पर रेलवे का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, लेकिन ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर मनोज जोशी ने कहा कि रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। रेलवे की पूरी टीम वहाँ पे थी, रेलवे के इतने ऑफिसर्स हैं, वहाँ के सारे ऑफिसर्स वहीं पर थे और कॉन्स्टेंटली वो सब लोग टच में थे। इस बीच बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी राजनीति की भाषा बोल रही हैं। काल रात में जब जल रहा था, रेल का सारे अधिकारी यहीं पर खड़ा था, इसीलिए ममता जी जो बोल रहा है वो इलेक्शन का भाषा बोल रहा है। ममता जी राजनीति का भाषा बोल रहा है।
जब इतना बड़ा दुखद घटना हुआ, उस चीज को लेकर राजनीति करने के लिए ममता जी को शर्म आना चाहिए। बीते रात कलकत्ता के इसी बिल्डिंग में लगे एक भयानक आग और उसी आग में झुलसे 9 कीमती जाने। लेकिन एक दिन बाद अब सवालों के घेरे में ममता सरकार। सवाल नंबर 1, क्यों 3 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भेजे गए? जो 4 गए थे उनमें से 3 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे जिनके पास प्रशिक्षण नहीं था, ये सूत्रों ने बताया TV9 भारतवर्ष को। सवाल नंबर 2, क्या ये माना जाए कि वो इसलिए भेजे गए कि जो उनके पास प्रशिक्षण था और जो सीनियर्स थे वो ऐसे फायर फाइटर्स जाने से इनकार कर दिए? सवाल नंबर 3, उनको क्यों एलिवेटर से भेजा गया? एलिवेटर से नहीं जाना होता है आग के टाइम, ये कोई भी जानता है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर होता है। तो फिर क्यों वो लिफ्ट लिए और वही लिफ्ट जो बाद में इलेक्ट्रोक्यूट हो गए? सवाल नंबर 4, सूत्रों ने बताया कोलकाता फायर सर्विस के पास हालांकि जैकेट्स तो है, स्पेशल जैकेट्स, लेकिन वो जैकेट्स पहन के काम कैसे करते हैं, फायर फाइटिंग कैसे करते हैं, उसके प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया? और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जवाब है नहीं एक भी। जाहिर तौर पे ममता सरकार बैकफुट में दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके पास NOC नहीं था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार का कोई विभाग इतना बोलकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है? अगर उसके पास NOC नहीं था, आखिर फायर डिपार्टमेंट ने या स्थानीय प्रशासन ने वक्त रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी IT सेल के प्रमुख और बंगाल बीजेपी के सहप्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि मार्च 2010 में जब पार्क स्ट्रीट की बिल्डिंग में आग लगी थी तब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और तब उन्होंने आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब 10 साल बाद भी उन्होंने हालात में सुधार क्यों नहीं किए? किसी हादसे पर या दुखद घटना पर राजनीति नहीं बल्कि ऐसा रोडमैप होना चाहिए जिससे दोबारा ऐसे हादसे ना हो। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, नंदीग्राम का महासंग्राम शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी वहां कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती हैं। उन्होंने रैली में चंडी पाठ किया, फिर एक मजार गईं और एक चाय की दुकान में भी पहुंची। ममता बनर्जी ने चाय की दुकान पर खुद अपने हाथों से लोगों को चाय भी पिलाई। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, नेता और जनता के लिए सबसे बड़ा मौका, और कोई नहीं चाहता कि यह मौका उसके हाथ से निकल जाए। पश्चिम बंगाल के बाद फिक्र उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से जारी सियासी उठापटक का आज क्लाइमैक्स था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए सीएम की नियुक्ति तक पद पर बने रहने को कहा है। इसके साथ ही सीएम रावत का कार्यकाल 4 वर्ष में ही खत्म हो गया। अब खबर है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नाम की चर्चा है। उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया है। वैसे मुख्यमंत्री पद की रेस में धन सिंह रावत के साथ 2 नाम और हैं, अनिल बलूनी और अजय भट्ट। हालांकि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कल सुबह 10 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि सीएम रावत को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आज हम आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले आपको रावत जी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें इस्तीफे की वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि कारण जानने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। वहां से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रिपोर्टर दिल्ली से वहां पहुंचे वो सीएम रावत खुद कारण बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी रिपोर्ट में आपको उनके इस्तीफे की हर वजह परत दर परत पता चल जाएगी। सीएम रावत की कुर्सी जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी। देहरादून से 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। सभी बड़े नौकरशाह, मंत्री, विधायक वहां मौजूद थे। अचानक से शनिवार 6 मार्च को दिल्ली से बीजेपी के 2 नेता पर्यवेक्षक के रूप में देहरादून पहुंचे। इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम थे।
गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र को आनन फानन में पास करवाकर सीएम रावत देहरादून पहुंच गए और फिर बीजेपी विधायकों का देहरादून पहुंचना शुरू हो गया। पहाड़ पर तेज होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अटकलें लगाई जाने लगी कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, और फिर हुआ वही। सवाल उठने लगे, जिस सीएम पर करप्शन के कोई आरोप नहीं लगे वो अचानक से अलोकप्रिय कैसे हो गए? आखिरकार सीएम रावत की कुर्सी क्यों गई? उत्तराखंड में अचानक से नेतृत्व परिवर्तन की नौबत क्यों आई? क्या गैरसैंण से शुरू हुई कहानी गैरसैंण पर ही खत्म हुई है, या फिर इतिहास ने खुद को उत्तराखंड में दोहराया? क्योंकि उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है। सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की खूबसूरत वादियों में जिस जगह हम खड़े हैं ये बीजापुर गेस्ट हाउस का इलाका है, और हमारे ठीक पीछे ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के अब एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये निवास है। बताया जाता है कि इस निवास में नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल तक पूरा किया हो, और इस लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम शामिल हो गया है। 4 वर्ष का कार्यकाल भी 9 दिन रहते हुए आज जो है उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल का अंत हो गया। कहा जा रहा है कि लगभग 4 साल सीएम रहे रावत की गद्दी जाने की बड़ी वजह गैरसैंण मंडल का बनना है। राज्य के 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर को मिलाकर नया गैरसैंण मंडल बनाना माना जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में बटा है। दोनों ही मंडलों में हमेशा से हर क्षेत्र में दबदबा कायम करने की होड़ रही है। इसीलिए रावत ने भी गढ़वाल के हिस्से गैरसैंण मंडल में कुमाऊं के 2 जिलों अल्मोड़ा और बागेश्वर को शामिल किया। इस फैसले से पूरे कुमाऊं में सियासी तूफान आ गया। त्रिवेंद्र सिंह ने आनन फानन में गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। इसे भी कुमाऊं की अस्मिता और पहचान पर हमला माना गया। हाल के दिनों में गैरसैंण में जब विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की बात की। उत्तराखंड में पहले से ही 2 कमिश्नरी है, एक गढ़वाल, दूसरा कुमाऊं, और तीसरा जो उन्होंने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाया, इसमें गढ़वाल और कुमाऊं के 2-2 जिलों को शामिल किया। इससे कुमाऊं जो पूरा मंडल था और उसके जितने भी विधायक थे वो खोलकर मुख्यमंत्री का विरोध करने लगे, और वो विरोध का सुर कुछ इस कदर उठा कि आनन फानन में इस सेशन को कंक्लूड करके केंद्रीय परिवेक्षक को दिल्ली से उत्तराखंड आना पड़ गया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सबके सामने है। तकरीबन 60% से भी ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री का विरोध किया केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने में, और केंद्रीय पर्यवेक्षक यह रिपोर्ट जाके आला कमान को दिल्ली में बताया, और उसके बाद दिल्ली दरबार ने यह तय किया कि अब उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं होंगे। जाहिर है गैरसैंण को लेकर सरकार के फैसले में जनता की कोई भी भागीदारी नहीं थी। इस वजह से भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पहले से ही पार्टी और जनता में ज़्यादा असंतोष था। रावत के कुछ फैसले ऐसे थे जिससे जनता इनसे नाराज़ थी। असंतोष बढ़ता जा रहा था, जैसे कि देवस्थानम बोर्ड के गठन का मामला। सीएम रावत ने जब उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड बनाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को सरकार के अधीन किया, तो इससे ब्राह्मण समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। यही नहीं, बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। सीएम के इस फैसले से पार्टी आलाकमान खुश नहीं था। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक संत समाज भी रावत के इस फैसले के खिलाफ हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का खुद का व्यवहार भी लोगों की नाराजगी की एक बड़ी वजह था। वो कम बोलते थे, लेकिन हाल ही में एक सर्वे में भी त्रिवेंद्र देश के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए गए थे, और ये भी उनके खिलाफ गया। और फिक्र रिजर्वेशन यानी आरक्षण की जो गाहे बगाहे किसी न किसी रूप में अदालत की चौखट पर मौजूद ही रहता है, लेकिन इस बार मुद्दा आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा की। सोमवार को मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और नोटिस जारी कर सभी राज्यों से पूछा कि आरक्षण पर सीमा को मौजूदा 50% से और अधिक किया जा सकता है या नहीं। अदालत ने कहा कि इस मसले में सभी राज्यों का पक्ष सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 मार्च से 18 मार्च तक डे टू डे सुनवाई शुरू करने वाला है। मतलब 15 मार्च से मराठा आरक्षण और इससे जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में करीब 1 दशक से मांग हो रही थी कि मराठाओं को आरक्षण मिले। साल 2018 में इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया गया। राज्य सरकार ने इस आरक्षण में जस्टिस NG गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया, लेकिन ओबीसी
को दिए गए 27% आरक्षण से अलग मराठा आरक्षण के से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% ही रखने को कहा गया था। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। हालांकि कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि इस मसले में बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि इंदिरा साहनी केस क्या है जिससे आरक्षण का कोटा तय होता है। वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, इसलिए तब से यही कानून बन गया। यही वजह है कि राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता है। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने माना है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है। ऐसे में इस संविधान की वैधता और उसके असर पर भी विचार जरूरी है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि मामले का सभी राज्यों पर असर पड़ेगा। ऐसे में उनका पक्ष जानना जरूरी है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से विस्तार से सुनवाई शुरू होगी। अब हम आपको बताते हैं कि संविधान में आरक्षण को जगह क्या सोचकर दी गई थी और मौजूदा समय में उसका आधार क्या है। अभी देश में आरक्षण का प्रावधान इस तरह है। 15% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है। वहीं 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को दिया जाता है। इनको अगर जोड़ दें तो कुल आरक्षण 49.5% होता है। लेकिन इसके अलावा 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है। वहीं राज्य की अलग अलग सरकारें अपने यहाँ की आबादी के लिहाज से SC, ST और OBC के बीच आरक्षण का वर्गीकरण करके दे रही हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आरक्षण का दायरा 50% को न लांघे। लेकिन गाहे बगाहे आरक्षण की नई मांग को लेकर सड़क से संसद और अदालत तक संघर्ष दिखता रहता है। कारण ये है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जिस मकसद से की गई थी वो अब राजनीति की भेंट चढ़ती दिखती है। यही वजह है कि आरक्षण का समय समाप्त होने के बाद भी VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें न सिर्फ अपनी मर्जी से कराईं बल्कि उन्हें लागू भी किया, जिसके खिलाफ काफ़ी हंगामा और प्रदर्शन भी हुआ और कुछ युवाओं की जान तक चली गई थी। अब हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने संविधान निर्माण के बाद कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 10 साल में यह समीक्षा होनी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण दिया गया उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। मतलब खुद संविधान निर्माता ने संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। ये विकसित होने का हथियार मात्र है। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा था, धर्म के आधार पर दलित समाज को आरक्षण देना अनुचित होगा। आरक्षण का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सरकारी मदद केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ हो। अब हम आपको सुनवाते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय आरक्षण को लेकर क्या थी। नेहरू ने 26 मई 1949 को असेंबली में भाषण देते हुए कहा था, अगर हम किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देंगे तो उससे समाज में असंतुलन बढ़ेगा। ऐसा आरक्षण देने से भाई भाई के बीच दरार पैदा हो जाएगी। और आज सच्चाई भी यही है कि आरक्षण एक ऐसी मलाई है जिसे हर जाति के लोग खाना चाहते हैं। इस बैसाखी के सहारे जीवन स्तर संवारना चाहते हैं। लेकिन आरक्षण की अवधारणा के उलट वास्तविकता ये भी है कि जातिगत आरक्षण का सारा लाभ ऐसे वर्ग को मिल रहा है
जिनके पास सब कुछ है और जिन्हें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। करोड़पति अरबपति होने के बावजूद उनके बच्चे भी आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पूछा है कि क्या आरक्षण की मौजूदा सीमा को 50% से अधिक किया जा सकता है। और सियासतदान भी कहने लगे हैं कि अब जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि जाति आधारित आरक्षण का मूल्यांकन किया जा सके। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पहले होता था और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया। लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं, ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी। 2-2 बार विधानसभा, विधान परिषद सबने इसकी मंजूरी देकर के भेजा। यहां आपको एक बार फिर बता दें कि संविधान में आरक्षण के प्रावधान के पीछे सोच भी यही थी कि इससे असमानता दूर होगी। लेकिन जब आप ऐसे आंकड़े देखते हैं तो आपको लगता है कि इससे असमानता बढ़ी है, क्योंकि आरक्षण का नतीजा ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सरकारी नौकरियों में जगह तो बना लेते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में इनकी भागीदारी कम होती है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग निजी नौकरियों में ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि आमतौर पर प्राइवेट जॉब में आरक्षण का बैरियर नहीं लगा होता। और अब फिक्र पेट्रोल की, लेकिन इस बार हमारी फिक्र पेट्रोल की बढ़ती कीमत नहीं है, बल्कि 10 दिनों से जारी ब्रेक की है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पहली नज़र में एक अच्छी खबर है, लेकिन यह बदलाव 26 फरवरी के बाद आया है, खास तौर से जब से 5 राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा हुई है। ऐसे में आज आपको एक बात और समझना चाहिए कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तब डीजल और पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या चुनाव की घोषणा होने के बाद तेल कंपनियां भी आचार संहिता का पालन कर रही हैं? आखिर कौन किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है? देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन के दौरान तो जानबूझ के नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार की मेन मोटिव ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लूटो करें। इलेक्शन के बाद में अचानक बढ़ जाते हैं, करेक्ट है। इसमें उनकी एक बार रूलिंग हो जाती है तब वो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा ऐसे ही चलता है इन लोगों का। इलेक्शन के पहले ये लोग दाम कम करते हैं और उसके तुरंत बाद जीतने के बाद वो लोग वापस बढ़ा देते हैं। यही सवाल TV9 भारतवर्ष का है और इन्हीं सवालों का जवाब TV9 भारतवर्ष तलाश रहा है। जब 10 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, प्रति बैरल कीमत $70 के पार चली गई है। तब देश में पेट्रोल की कीमतों पर करीब ब्रेक कैसे लगा हुआ है, जबकि इस बीच महंगाई के जख्म पर राहत की फुहारें भी पड़ी हैं। हालांकि ये राहत 26 फरवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही दिखी है। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम जहां थे वहीं रुक गए। अब सवाल उठता है कि अगर चुनावी सीजन में लोगों को ये फायदा मिल सकता है तो बाकी दिनों में जनता इससे महरूम क्यों रहती है, और चुनाव के दौरान मिली राहतें नतीजों के बाद क्यों नहीं मिलती। अब इस सवाल को डिटेल से समझने की जरूरत है, खास तौर से इसलिए कि सरकार दावा करती है कि देश में पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार उसे रेगुलेट नहीं करती। अब तक पेट्रोलियम मंत्री भी दाम बढ़ने पर कुछ इसी तरह की सफाई देते रहे हैं। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। नियम भी कहता है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बाजार तय करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर तेल कंपनियां भाव तय करती हैं। करीब 15 जून 2017 से हर दिन ऐसा ही होता रहा है। और यह सच है कि देश में पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हैं और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर उसका असर भी दिखता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा क्या हुई, पेट्रोल के दाम घटने और बढ़ने ही बंद हो गए। बावजूद इसके कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $5 से $6 प्रति बैरल बढ़ गई है।
यानी पेट्रोल डीजल के दाम 1 से 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ जाने चाहिए थे। ऐसा होता तो पूरे राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा 36% वैट ली जाती है, वहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो जाता। ऐसा ही दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में भी हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। 27 फरवरी से दाम में बदलाव नहीं है। अब लोग यही उम्मीद चुनाव खत्म होने के बाद भी कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान तो जानबूझ के नहीं बढ़ाया जा रहा है और इन सरकार की मेन मोशन ये मोटिव ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लूटो, पब्लिक के लिए कुछ कर नहीं रहे। और इलेक्शन जैसे ही होगा वैसे ही 10 रुपया तक जाएगा एक से 1.5 महीने के अंदर। इलेक्शन के बाद में अचानक बढ़ जाते हैं, करेक्ट है। बाद में उनकी एक बार रूलिंग हो जाती है तब वो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा ऐसे ही चलता है इन लोगों का। इलेक्शन के पहले ये लोग दाम कम करते हैं और उसके तुरंत बाद जीतने के बाद वो लोग वापस बढ़ा देते हैं। अभी देखो रेट क्या चल रहा है, 97। पेट्रोल डीजल नहीं तो हर चीज़ में ऐसा होता है, ये खाली पेट्रोल डीजल की बात नहीं है। अब देखेंगे तो हर चीज़ बढ़ गया होगा दाम, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। चुनावी खर्च को निकालने के लिए किया जाता है सब। उम्मीद है कि लोगों की मांगे पूरी होंगी, लेकिन सच ये है कि चुनाव खत्म होते ही फिर कीमतें बढ़ने लगती हैं। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, लगातार 48 दिनों तक दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय करीब 45 दिन तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। हालांकि उसके बाद करीब हर रोज कीमतें बढ़ी। क्या इससे माना जाए कि तेल कंपनियों पर सरकार का प्रभाव है और चुनाव के दौरान सरकार की सियासी जरूरतों को कंपनियां समझती है? कुछ सालों में देखने में आया है कि जब कच्चे तेल की दाम में कटौती होती है और दाम तेजी से गिरते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए। लेकिन उस समय केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक टैक्स बढ़ा देती है और ग्राहकों को मिलने वाली राहत सरकार ले जाती है। थोड़े समय के लिए आप रोक सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपकी इकोनॉमी पे उसका प्रेशर पड़ता है, क्योंकि किसी को तो पैसा देना है। अगर कंज्यूमर नहीं देगा तो टैक्स पेयर देगा, जो यूज कर रहा है अगर वो नहीं देगा तो जो मैंने टैक्स दिया है उसमें से सरकार को खरीदना पड़ेगा। फ्री तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं कि अगर हम प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और सरकार एक रेट फिक्स कर देती है, जब प्राइस गिरेगा तो जो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है, तो दोनों तरफ नुकसान होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप मार्केट फोर्सेस में इंटरफियर मत करिए। यानी पेट्रोल की कीमतों पर सरकारों का भारी भरकम टैक्स का लालच और वोटों का गुना गणित दोनों का ही असर नजर आता है। भले ही सरकारें कहती हैं कि तेल कंपनियों को सरकारें नियंत्रित नहीं करती, लेकिन तेल कंपनियां भी आचार संहिता का पालन करती नजर आती हैं। फिलहाल तेल की कीमतों पर ब्रेक से लोगों को राहत है। अब आम आदमी सरकार से आस लगाए हुए है कि वो चुनाव के बाद आगे भी कुछ करेगी। अगर सरकार चुनाव के दौरान जनता का भला कर सकती है तो आगे भी कर सकती है। और अब बात दिल्ली के जानलेवा गुस्से की। दिल्ली में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े ऐसे बढ़ जाते हैं कि अक्सर किसी की जान पर बनाती है। दिल्ली के रघुवीर नगर में हुई एक ऐसी ही वारदात ने पूरी दिल्ली को हिला दिया है, जिसमें मामूली सी बात पर एक युवक को पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई। छोटे छोटे बच्चा है नको साहब और धमकी दे रहे तेरा बूढ़ा, तेरा बिल्कुल ही बस मिटा देंगे दैया रे, मिटा देंगे दैया रे। इंसाफ की मांग और खौफ की दास्तां बयां करती ये वो माँ है जिसके बेटे को मामूली सी बात पर मौत के घाट उतार दिया गया। ये 32 साल के रुपेश की तस्वीर है जो दिल्ली के कातिल गुस्से का शिकार हुआ। दिल्ली वालों को जब जब गुस्सा आया तब तब दिल्ली वालों ने एक अपना खो दिया। जानलेवा गुस्सा दिल्ली वालों पर इस कदर सवार होता है कि मामूली कहासुनी में वो किसी की जान लेने तक से गुरेज नहीं करते हैं। ताज़ा वाकया दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके का है। वारदात सोमवार देर रात करीब 12 बजे की है। रुपेश के घर में उसके बेटे के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। रिश्तेदार आए हुए थे। रुपेश का छोटा भाई कालू घर के बाहर कूड़ा डालने गया तो देखा कि पड़ोस में रहने वाले तरुण का भाई पुनीत गली में खड़े होकर अपने ही घर वालों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। रुपेश के भाई कालू ने पुनीत को टोका जो उसको नागवार गुजरा। गुस्से में आरोपी पुनीत ने अपने दोस्तों को बुला लिया
जो लाठियों से लैस होकर आए और बीच बचाव कराने आए रूपेश और उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया। यार दोस्त बना दिए तो लाठियाँ फाटियाँ को लात घूंसों से लड़के को गिरा के पिटाई कर दी उसकी। बच्चों के पिटाई मैं इसके भी लगी हुई है, मेरे भी चोट लगी हुई है। वो लोग तो बहुत थे लेकिन 8 आदमी मेन आदमी थे। 8 उसमें 8 हाँ। उन्होंने आते ही ना कुछ पूछा ना, उन्होंने लेडीज़ों को भी ज़मीन पे गिरा के डंडे मारे हैं और जेंट्स को ही मारा है। 11:30 बजे का टाइम था, उन्होंने बच्चों तक को मारा है। उन्होंने कोई माहौल नहीं देखा। मारने के बाद पुलिस को भी उन्होंने धमकियाँ दी हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जिस तरीके से मामला अभी तक हमारे सामने है, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर कोई ना क्रिमिनल एक्टिविटी है ना किसी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। ये बस झगड़ा बढ़ता ही चला गया। इसका मेरे को तो कोई लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये झगड़ा इतना कैसे एकदम से बढ़ गया। गुस्से के अलावा अभी इसके अंदर हम लोगों को और कोई चीज़ नहीं है। इलाके के लोग भी सख्ते में हैं। हर किसी की जुबान पर इसी वारदात की चर्चा है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक। नए सीएम पर लग सकती है मोहर। ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व पर घेरा। बोली, मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं, मैं चंडी पाठ करके घर से निकलती हूं। हिंदू धर्म लड़ाई नहीं सिखाता। बाटला एनकाउंटर पर फैसले के बाद बीजेपी का सोनिया और ममता से सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या आज भी रोती हैं सोनिया? ममता कब छोड़ेंगी पॉलिटिक्स? महबूबा मुफ्ती ने ईडी के समन को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। बोली, ईडी का समन बदले की कार्रवाई। महबूबा को 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। फेनी नदी पर 133 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 1.9 किलोमीटर लंबे पुल से त्रिपुरा बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से कनेक्ट हो जाएगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने में बहुत अहम साबित होगा। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन डोज दिए गए, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब तक अमेरिका ही 17-18 लाख डोज प्रतिदिन के साथ सबसे आगे चल रहा था। अब भारत उससे भी आगे चला गया है। आने वाले समय में ये नंबर और भी बढ़ सकता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 करीब 1 साल बाद फिर से खोला जा रहा है। अभी सारी फ्लाइट्स टर्मिनल 2 से ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन कल से टर्मिनल 1 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इससे यात्रियों को फायदा होगा। टर्मिनल 1 से एक दिन में करीब 27 जगहों के लिए 102 फ्लाइट्स उड़ानें भरेंगी। जल्द ही सरकार EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अलग से एक फंड बना सकती है। ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जो अपनी मर्जी से इस स्कीम में हिस्सा लेंगे। दरअसल सरकार हर किसी के लिए EPFO को खोलने का विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का लोकार्पण किया। इनमें 21 विद्वानों ने भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या की है। ये पहली बार है जब इस महाकाव्य पर विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियां एक साथ समग्र और तुलनात्मक रूप से लाई गई हैं। तो देखा आपने, और अब देखते हैं जो है सो। विमेंस डे मना लिया गया। कई जगह कार्यक्रम हुए। वुमेन अचीवर को सम्मानित भी किया गया। संसद में भी महिलाओं को पहले बोलने देकर सम्मान का इजहार किया गया। इस बात से मेरे एक परिचित बहुत परेशान थे। बोले, ये भी कोई बात है? हर जगह बस बाजारवाद चल रहा है। विमेंस डे के नाम पर तोहफे खरीदने बेचने का काम, और बाकी जगहों पर टोकन रस्मी सम्मान का ढोंग। और इतना ही सरोकार है तो महिला आरक्षण बिल आज तक क्यों लटका हुआ है? और इतना ही श्रद्धा का भाव है तो महिलाओं पर इतने अत्याचार अपराध क्या मंगल ग्रह के लोग आकर कर रहे हैं? ये तो बस बड़ी बिंदी दिवस है और कुछ नहीं। मैंने कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो किया जा रहा है वो भी बंद कर दिया जाए और हर सुधार को कदम दर कदम ही तो अंजाम दिया जाएगा? कोई रातों रात तो तस्वीर नहीं बदल जाएगी। इसके बाद उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की, बस इतना बोले कि पत्नी महिला दिवस के आयोजन में गई है, घर के कई काम आज मुझे ही करने हैं, चलिए बाद में मिलते हैं। इतना सुनने के बाद मैंने भी उनसे ज्यादा बहस नहीं की। सहानुभूति दिवस की जरूरत जरूर महसूस हुई, बाकी तो जो है सो है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।